नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। तो आज हम एक बड़े ही अच्छे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये ऐसा टॉपिक है जो पेरिनियल रहा है डिस्कशन में कि अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या काम करता है। पहली बात तो यूपीपीसीएस में, ठीक, अंडरस्टैंडिंग काम करती है या फिर रट्टा मारो जिंदाबाद वाला अप्रोच काम करता है। बिकॉज जनता में बहुत ढेर सारे डिस्कशन होते हैं कि अब जो पहले अप्रोच यूज़ करके यूपीपीसीएस निकाला करते थे लोग, अब वो अप्रोच काम नहीं करता। या फिर जो रट्टा मारने वाले हैं उनको फिर से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, घटना चक्र से काम नहीं चलेगा और लूसेंट से काम नहीं चलेगा और ढेर सारे डिस्कशन होता है, राइट। तो ये पेरिनियल डिस्कशन है, ओवर द ईयर्स हमेशा रहा है या ना रहेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा एड्रेस करना, तो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जितनी मेरी है मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में थोड़े से पर्सपेक्टिव देने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी फंडा क्या है, डिस्कस क्यों कर रहे हैं हम लोग, वाई वी आर डिस्कसिंग इट। तो जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि ओवर द ईयर्स थोड़ा सा है ना, पिछले 5 सालों से जब हम देख रहे हैं तो ऐसा हमने देखा है कि पैटर्न जो है यूपीपीसीएस का वो चेंज हुआ है। और चेंज इन द सेंस की बात अगर मैं करूं तो ये हुआ है कि ऐसा नहीं है कुछ नए नए तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं। क्वेश्चंस वही 1990s के दशक के ही वापस से आने लगे हैं, रिपीट हो रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं। लेकिन है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये बढ़ गए हैं, ये इंक्रीज हुए हैं ओवर द ईयर्स। तो अब जैसे कहें कि असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस बढ़ गए, है ना। अब आपके मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस बढ़ गए, ये बढ़ गए। इनको पढ़ने में समय लगता है, इनको समझने में समय लगता है। आप अगर एक अप्रोच लेके जाओ रट्टा मारने वाला तो यहाँ फंसने के चांसेस हैं। यहाँ पे मोस्टली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो जब जनता स्टार्टिंग करती है पढ़ाई की तो जनता क्या करती है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही पढ़ाई करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ईगो हो जाता है, फंसता है क्वेश्चन, आप गलत मार देते हो और फिर आंसर गलत हो जाता है आपका, और वहाँ से आपका थोड़ा सा कह सकते हो कट ऑफ से दूर होने लगते हो, ठीक। दूसरी बात ये आती है कि डिस्कशन का रीज़न ये भी है कि हमें अडेप्ट भी तो करना है नए रिसेंट चेंजेस से। तो ये जितने भी चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ उससे अडेप्ट भी तो करना है, तभी तो क्लियर कर पाओगे, तभी तो नंबर मैक्सिमाइज कर पाओगे, तभी तो कट ऑफ से थोड़ा बहुत आगे निकल पाओगे। नहीं तो फिर वही 4-5 नंबर रहेगा, या 4-5 कह लो कि 2-3 क्वेश्चन से रहोगे तो यूपीपी से 2-3 क्वेश्चन तो डिलीट ही कर देती है, ठीक। तो इस बारे में भी बात करेंगे। अब देखो, इतना कुछ बात करने का मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो ज्योग्राफी है ना। ज्योग्राफी से मतलब ज्योग्राफी में उठाने का मतलब ये है कि इसमें कोई सेट पैटर्न कहीं पे नहीं दिखेगा आपको कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही अप्रोच करें या फिर रट्टा मारो जिंदाबाद वाला अप्रोच। तो कोई सेट पैटर्न नहीं है कहीं से भी, है ना। प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे, रेशियो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे अगर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ों की बात करें तो आप देखिएगा आपको ओशन करंट मिलेगा। तो ओशन करंट कैसे फॉर्मेशन क्या होता है, या कैसे रीजन में कोल्ड ओशन करंट है या फिर कोल्ड ओशन करंट किसी रीजन में पाए जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे अंडरलाइन कंडीशन क्या हो सकती है, या फिर वहाँ पे कौन कौन से क्लाइमेट या फिर किस तरह के क्लाइमेट हो सकता है। कोल्ड और कह लीजिए हॉट ओशन करंट मिलते हैं तो किस तरह का क्लाइमेट डेवलप होता है। एयर मासेस से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस है। साइक्लोन के फॉर्मेशन के अंडरलाइंग रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हैं। अगर इस तरह के रीजंस कोई मान लीजिए दिया है तो बोल देगा कि व्हाट नॉट करेक्ट, व्हाट करेक्ट। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस चलता है। फिर फॉर एग्जांपल अगर इंडियन ज्योग्राफी से आए तो पूछ देगा कि वेस्टर्न हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज में क्या डिफरेंस है, आपको क्या मिलेगा। मतलब एलिवेशन की बात तो है ही है, लेकिन ऊपर से कुछ और भी अंडरलाइंग कह सकते हैं कि डिफरेंसेस हैं। एट द सेम टाइम वेस्टर्न हिमालयाज में ही पूछ देगा कि ईस्टर्न स्लोप वेस्टर्न स्लोप में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नॉर्दर्न स्लोप और सदर्न स्लोप में क्या है आपको डिफरेंसेस दिखते हैं। आपका आइस कवर या फिर कह लो कि जो आइस लाइन होती है वो बर्फ़ वाली, उसमें क्या डिफरेंसेस मिलते हैं, वो कहाँ पे ख़त्म होती है, उसका ऊपर नीचे होना क्या सिग्निफाई करता है। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, राइट। और ठीक वहीं पे जब यूपीपीसीएस की बात करते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो आप पहले हो सकता है इमेजिन भी ना किए हों, और ऐसे आपने ढेर सारी जगह पे सुने भी नहीं होते हो। तो माउंटेन्स में भी
सब माउंटेन रेंजेस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको ईस्ट से वेस्ट पूछा जाएगा, वेस्ट से ईस्ट पूछा जाएगा, नॉर्थ से साउथ पूछा जाएगा, नॉर्थ से साउथ पूछा जाएगा, साउथ से नॉर्थ पूछा जाएगा। और फिर ये सब चीज़ें पैटर्न्स पूछे जाते हैं। इवन आपको बस इंडिया से नहीं पूछा जाता, पूरे वर्ल्ड में हो सकता है पूछा जाए कि ये फला फला माउंटेन रेंजेस कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। उन माउंटेन रेंजेस में कुछ स्पेशल लोकेशंस होंगे, ठीक है। इसी तरह प्लेट्यूज की बात हो गई, ठीक है। प्लेट्यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग पूछे जाते हैं। रिवर्स एंड लेक्स आर द फेवरेट थिंग, है ना, ये वन ऑफ दी फेवरेट थिंग है यूपीपीसीएस का। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं हो सकता ना, ये तो रटा मारना ही पड़ेगा। आप कहाँ से लेके आओगे, कौन सा पैटर्न निकालोगे अंडरस्टैंडिंग का कि कोई रिवर का नाम फला फला जगह पे है, या फिर लेक विक्टोरिया के अगल बगल में जितने भी रिवर्स हैं, है ना, या फिर आप कह लीजिए कि हाँ, जो 5 मेजर लेक्स हैं यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, उनमें कौन कौन सी रिवर्स जाके मिलती हैं, या फिर एरल सी में कौन कौन सी रिवर्स जाके मिलती हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ों का कोई तुकबंदी नहीं है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। फिर आता है पासेस। पासेस भी मतलब आप स्टेट वाइज कुछ ना कुछ पैटर्न बना सकते हो, लेकिन एंड ऑफ डे गेम चला जाता है रट्टा मारने का। उसमें भी कुछ ऐसे पासेस हैं जो दिमाग पे नहीं चढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ हम कहानियाँ बनाते हैं उनको रट्टा मारने के लिए। और फिर लास्ट में आइलैंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको दिखेंगे तो आप कहीं से भी इसको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड गेम नहीं ला सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे बात डिबेट चली आती है कि फिर क्या, है ना, क्या करना चाहिए। अब इसी तरह से सेम पैटर्न कहीं ढेर सारी जगह और भी देखा जाता है। कहाँ कहाँ देखा जाता है, करंट अफेयर्स में। अब करंट अफेयर्स में देख लिया गया कि भाई एक लाइन में पूछ देगा कि किसी इवेंट के डेट के बारे में पूछ देगा, किसी फैक्ट के बारे में पूछ देगा, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या पूछ देगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछ देगा। तो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस रहेंगे, फैक्ट भी रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी उसमें। सेम इज़ विद द पॉलिटी, सेम इज़ विद द इन्वायरमेंट एंड सेम इज़ विद द साइंस, खासकर फिजिक्स वाले पार्ट में कि मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। हो सकता है अंडरस्टैंडिंग को, जैसे कैपिलरी रिएक्शन वगैरह हो गया आपका, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह हो गया आपका, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम बायोलॉजी पे चले जाए, जहाँ पे आप कह लीजिए डिजीज़ के बारे में बात चल रही है, और उसकी अंडरलाइन कंडीशंस जो होती हैं, या फिर कुछ डिफिशिएंसी के बारे में बात चल रही है, वो कैसे आप ले आओगे, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं हो सकता ना, वो रट्टा मारो जिंदाबाद वाला गेम है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, बट, है ना, जैसे अगर हम यूपीपीसीएस की बात कर, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन जो है ना, वो इंक्लाइंड टुवर्ड्स फैक्चुअल पार्ट है। 70-30 का जो रेशियो बन रहा है ना, वो यहाँ पे फैक्चुअल पार्ट है और ये अंडरस्टैंडिंग है। एट टाइम्स ये 65-35 भी जा सकता है, एट टाइम्स ये 75-25 भी जा सकता है। लेकिन एनी गिवन डे थिंग्स वुड बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स, मतलब रट्टा मारो वाला गेम, है ना। फैक्चुअल पार्ट पे इंक्लाइंड रहेगा ही रहेगा, ठीक। इसलिए रट्टा मारना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा एक तरीके पे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि ढेर सारे ये कह लीजिए कि रिजर्वेशंस रहते हैं, है ना। और इस चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि क्यों रिजर्वेशन रहते हैं, क्या अलग अलग लोग रीजंस बताते हैं और इश्यूज फेस करते हैं। तो ढेर सारे लोग कहते हैं कि देखिए हमसे रट्टा नहीं मारा जा रहा, मतलब कोई भी टॉपिक है उसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं, और जब हम रट्टा मारने जा रहे हैं तो भूल जाते हैं, है ना। वो भी एक बहुत बड़ा मतलब एक इशू है कि भूलना बहुत बड़ा इशू माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमसे ये पढ़ा ही नहीं गया, इस तरह से कभी पढ़े नहीं, तो हमें तरीका ही नहीं पता है रट्टा मारने का, है ना, क्या तरीका होना चाहिए। तो देखो, पहली चीज़ तो कॉलिंग होती है, कॉलिंग, है ना, वाई इज़ द कॉलिंग, कि आप क्यों करोगे। पहले, आज से पहले ये नहीं करके भी कुछ ढेर सारे एग्ज़ाम्स निकाले हो, खासकर कॉलेज के एग्ज़ाम्स, आप आराम से पास होके नंबर्स लेके आए हो सकता है कि ढेर सारे लोग यूपीएससी अपीयर किए हो इससे पहले, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स, सीएससी प्रीलिम्स अपीयर किया हो आपने, और वहाँ पे इतना ज़्यादा फैक्चुअल पार्ट पे जोर नहीं दिया जाता है। खासकर वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ें होती हैं, आपके ऑप्शंस एलिमिनेशन पे गेम खेला जाता है। आप ये देखते हो कितना ब्रॉडर पिक्चर पे आप ध्यान देते हो, तो आप जब ब्रॉडर पिक्चर पे ध्यान देते हो, इंटरकनेक्टेडनेस पे ध्यान देते हो, तो वहाँ पे ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं, है ना। और ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं होते हैं तो भी आपका एक सॉल्व करने का तरीका आ जाता है, तो जहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हैं जितनी यूपीपीसीएस में है, ठीक। तो नेचर ऑफ द एग्ज़ाम जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का है, वो आपकी सबसे बड़ी कॉलिंग है। तो आपको ये फीड कराना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर इस अप्रोच से हम आगे नहीं बढ़े,
है ना, और अपने आप को हम फीड करते रहे अपने लिमिटेशंस को कि यार कोई चीज़ जो से मेरे सामने पड़ी हुई है उसको हम रट्टा नहीं मार पा रहे हैं, तो आप समझिए कि यहाँ पे एग्ज़ाम में स्कोर मैक्सिमाइज़ करना बड़ा टफ हो जाता है। देयर आर पीपल, है ना, मैं फिर से बोलूँगा, जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड खेलते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ठीक। लेकिन आप ध्यान से एक भी ये भी चीज़ जानिए कि कोई दिन हमारा ख़राब हुआ कि जहाँ पे हम रिलाई किए हुए हैं, मान लीजिए पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़े से बढ़ गए, है ना, और हमारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो पार्ट था उसमें जो हमारे नेगेटिव क्वेश्चंस हैं या फिर नेगेटिव हमने जो अटेम्प्ट था वो अटेम्प्ट्स था वो नेगेटिव हो गए, तो हम कहीं बीच में जाकर अटक जाएंगे। वो दिन नहीं देखना है दोस्त, है ना। हम अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें अच्छे से अपना मेंस लिखना है, सारा गेम वहीं पे टिका हुआ है, उसके लिए प्रीलिम्स निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब बात आती है वाई के बाद हाउ। अब हाउ और वॉट दो चीज़ें इंटरकनेक्टेडनेस है, कनेक्टेड है, या फिर कह लो इंटरचेंजेबल है, ठीक। तो कई बार क्या होता है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी उस पर हम माथापच्ची नहीं करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं वॉट। वॉट पे आता है कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना। जब हमें पता है कि साइंस या फिर बायोलॉजी से डिजीज़ वाला पार्ट है ना, डिजीज़ वाला पार्ट है, या फिर कह लो वाइटामिन्स वाला पार्ट है, या फिर इन्वेंशंस वाला पार्ट है, वो आना ही आना है, तो हम किसी भी तरह से करके उसको रट्टा मारेंगे ना, है ना। अब बात आती है रट्टा कैसे मारेंगे, वो अलग बात है। अब ज्योग्राफी की ही बात कर लो, तो ज्योग्राफी में ढेर सारे फैक्ट्स हैं, है ना। कैनाल्स के बारे में पूछा जाता है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के बारे में पूछा जाता है, मिनरल लोकेशंस के बारे में पूछा जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं हो सकता है, आप समझिएगा। इसके लिए ये चीज़ रट्टा मारनी ही पड़ेगी आपको। तो आपको ये पता है ना कि ये बिना किए तो नहीं होने वाला, है ना। पहली बात ये मालूम चल गया कि ये जो आपने जोन डिवाइड किए हुए हैं, थीम्स डिवाइड किए हुए हैं, ये हमें किसी भी तरह से इन जगहों पे रट्टा मारना ही पड़ेगा। अब बात आती है व्हाट, है ना। सेम इज विद द पॉलिटी, आर्टिकल्स तो नहीं ले सकते हो ना आप, आर्टिकल तो आपको कहीं ना कहीं तो क्राइम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि लिस्ट कौन सी है, अगर वो प्रेसिडेंट्स की, आप कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर्स की, वाइस प्रेसिडेंट्स की सीक्वेंसेस क्या हैं, या फिर कौन से स्टेट में कितना आप कह लीजिए लोकसभा सीट्स है, राज्यसभा सीट्स है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है, किन स्टेट्स में कितनी कितनी लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स हैं, ठीक। हाँ, यूपी में कुछ कुछ फैक्ट्स हैं मान लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं है, हमें ये रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो अब हमें नेक्स्ट हमारा एम क्या है कि किसी भी तरह करके इसको रट्टा मारना है, ठीक, क्रैम करना है। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स टू हाउ। मैं अपना तरीका बता सकता हूँ, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज कि लोग कैसे क्रैम करते हैं, कैसे रट्टा मारते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू माई वे, और हो सकता है कि आप उससे रेजोनेट कर जाओ तो वो यूज़ कर लो, या फिर कई लोग करते भी होंगे। तो मेरा तरीका ये है कि पहले इसको थोड़ा सा साफ सफाई कर दे। हाँ जी साहब, तो मेरा तरीका ये है कि फॉर मी फैमिलियरिटी विथ एनी इमेज, है ना, जहाँ पे वो क्वेश्चंस लिखे होते हैं और साथ में फैक्ट्स लिखा होता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये पता है कि आई एम नॉट सुपर ब्रिलियंट, मुझे देख के कोई चीज़ पहली बार या दूसरी बार में याद नहीं होती है। मैं एज सच कुछ चीज़ पढ़ी और वो चीज़ रिटेन नहीं कर पाता हूँ, तो मैं किसी चीज़ की इमेज रिटेन कर पाता हूँ। तो फॉर मी, मुझे 6-7 बार, या कह लीजिए 4 से 5 बार, या 5 से 6 बार किसी चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है सिंगल लाइन फैक्ट्स में, राइट। फैक्चुअल पार्ट अगर मुझे रिटेन करना है तो बहुत बार मल्टीपल इटरेशंस जाने पड़ेंगे, चाहे वो करंट अफेयर क्यों ही ना हो। तो जब मैं ये प्रोसेस चाहता हूँ, तो मैं मेरा प्रोसेस ये है कि मैं कीवर्ड्स ऑफ द जो आपका क्वेश्चन में कीवर्ड रहेगा और फिर जो आंसर रहता है उसका, उससे फैमिलियर होता हूँ। यानी मुझे जब भी ये कीवर्ड दिखेगा तो मैं उससे जुड़ा हुआ जो आंसर था, मेरे जो भी शीट थी जिससे मैं रट रहा था, जिससे मैं क्रैम कर रहा था, जिससे मैं पढ़ रहा था, उसको मैं खोजूंगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिल जाता है। अगर कहीं कंफ्यूजिंग वर्ड्स रहते हैं, या फिर कहीं ऐसा रहता है कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं पॉज लेता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि जो बाकी बचे हुए ऑप्शंस हैं उसको कहीं देखा हुआ है क्या मैंने। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, बायोलॉजी का पेपर था या फिर बायोलॉजी का क्वेश्चन था, ठीक है। और जो अभी मुझसे कोई पूछे कि फला साल का वो जो पेपर था उसका ऑप्शन या फिर आंसर क्या होगा ना, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो मेरा आंसर सही था। वो रीज़न बीइंग कि जब मैंने वो कीवर्ड देखा क्वेश्चन का, मुझे ये चमकना था, या फिर मुझे ये दिखना चाहिए कि जो मैंने साथ में पढ़ा हुआ है वो कहाँ है।
थोड़े ऑप्शन क्लोज थे उसके। ऑप्शन जब मैंने रीड करना स्टार्ट किया तो मैंने ये मतलब मेरा प्रोसेस ये था कि क्या इनको कहीं पे देखा हुआ है मैंने बाकी तीन को, तो मैंने बाकी तीन को एलिमिनेट किया, इसको नहीं देखा, इसको नहीं देखा, हाँ ये थोड़ा सा सुना सुना लग रहा है तो ये मेरा सही होगा। ठीक, तो ढेर सारे लोग ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। फॉर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स जो होता है ना, वो भी मैं फैमिलियरिटी पे ले आता हूँ कि यार ये वाला रीजन में ना, या फिर ये सेगमेंट में ये यहाँ से यहाँ तक आर्टिकल थे, उसमें एग्जैक्टली अगर किसी प्रेसिडेंट के अंदर, प्रेसिडेंट में अगर 20 आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में, तो मैं 20 को कंठस्थ नहीं कर सकता। लेकिन अरेंजमेंट के हिसाब से मैं ये देखूंगा कि यार मैं जब रीड करना स्टार्ट किया था प्रेसिडेंट से रिलेटेड फर्स्ट आर्टिकल को, तो वहाँ पे किस किस तरह की बात हो रही थी, राइट। तो वो उस तक किस तरह की बात हो रही थी, तो वो धीरे 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 इवोल्यूशन है जो टॉपिक का, ये जो स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं उसके हिसाब से मैं ये समझ जाता हूँ कि ये वाला आर्टिकल यहाँ पे आना चाहिए, तो ये जो बाकी लिखे हुए हैं वो नहीं होंगे, या तो उसके बाद आएंगे या तो उसके पहले आएंगे। इसी तरह से सेम गोज़ विद द हिस्ट्री, चाहे वो किताब हो चाहे वो एंशंट हिस्ट्री हो। एंशंट हिस्ट्री मेरा बहुत पहले वीक था, तो मैंने वही पार्ट ये एक्सेप्ट किया कि मुझे रट्टा मारना पड़ेगा। हाँ, मेडाइवल अभी भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो वर्ड्स बड़े टिपिकल हैं, मेरी ज़बान पे नहीं चढ़ते हैं, तो मैं ये प्रोसेस मेडाइवल में फॉलो नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरे लिए अभी भी वो अछूता एरिया है, मैं उसको मतलब टच नहीं करता हूँ और वो उससे दूर रहता हूँ। लेकिन बाकी जो रीजंस हैं, बाकी जो जहाँ भी जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे मैं सेम प्रोसेस फॉलो करता हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछोगे या फिर मुझे जब आप बोलते हो कि भूल जा रही हैं चीज़ें, तो सिंपल फंडा है कि उस पर नंबर ऑफ़ इटरेशंस आप बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ़ रीडिंग बढ़ाइए, और रीडिंग के समय अपने आप को ये मत फीड कीजिए कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एनी हाउ है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग में हो सकता है कि आप फैमिलियर ही नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन 1 2 3 हर इंसान का अलग अलग होता है। कोई हो सकता है कि फर्स्ट रीडिंग में ही फैमिलियर हो जाएगा उस चीज़ से, तो हो सकता है कि आप फैमिलियर हो गए, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग हो रहे हो, लेकिन उसके बाद से जब फैमिलियर हो गए तो वो चीज़ें रिटेन करना स्टार्ट कर देते हो, थोड़ी सी इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है। हिंदी में कहते हैं बिंब बन रहा है, तो बिंब बनना बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही वो बिंब बनने लगता है, इमेज बनने लगती है, थोड़ा सा पास सिंपल हो जाता है, और उसके बाद आपके ठंडे दिमाग थोड़ा सा पॉज और आपका रिकॉलिंग पे हेल्प होती है। दिमाग ठंडा रहेगा, बहुत कुछ होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है रट्टा मारने का। ठीक, अब लास्ट में बात आती है करना क्या है। देखो, फॉलो अ मिडिल पाथ, है ना, बीच का एक पाथ फॉलो करना है हमें, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, मतलब मैं यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, तो डोंट टेक मी अदरवाइज, क्योंकि एक कमेंट आया था कि मैं किसी साइंस ज्योग्राफी में बोल दिया था कि वहाँ पर रट्टा मारना पड़ता है, तो कोई ऑफेंड हो गया था। तो यहाँ पे मैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ कि आपको मिडिल पाथ फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डिपेंडेंट नहीं होना, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड नहीं होना है। मोर देन अंडरस्टैंडिंग, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, मोर देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी टॉपिक, आपको मल्टीपल स्टेटमेंट, डीलिंग विद मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको ठीक है किसी टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग आती है, किसी आपको पता है कि मतलब प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में या फिर गवर्नर वाले चैप्टर में क्या क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स कैसे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन डील करना ना, तो क्वेश्चन करने आना चाहिए। दूसरी बात ये कि मिक्स क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन जहाँ पे फैक्चुअल प्लस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे उनको डील करने आना चाहिए। तो ये जब सबसे खतरनाक यही चीज़ होती है जब मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। ठीक, ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्या है, तो डेवलप योर ओन वे ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन इज़ इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग योर ओन वे, है ना। अब आप समझिएगा कि अपना एक तरीका डेवलप करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। फैक्चुअल क्वेश्चन एक तो पहले रिकॉल करना है, तो एक मोशन में रहते हो आप, हो सके तो ये कर सकते हो आप कि जितने भी फैक्चुअल पार्ट है उसको पहले कर लो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा बाद में आओ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन तो वो नहीं खत्म होने वाला ना, वो इवेपोरेट नहीं होने वाला ना प्रेशर पड़ने पे। तो प्रेशर पड़ने पे थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ा सा सिचुएशन जब टेंस होती है ना, तो फैक्चुअल चीज़ें इवेपोरेट होती हैं, वो आप रिकॉल करने में दिक्कत होती है आपसे। तो प्रियोरिटाइज कर लो किसको पहले डील करने वाले हो, फैक्चुअल वाले पार्ट को या अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट को। ठीक, तो वहाँ से आपको ये मालूम चलेगा। और प्रियोरिटाइजेशन ऑफ टॉपिक्स इज इंपॉर्टेंट, कि कौन से टॉपिक को प्रियोरिटाइज कर लें, कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा रट्टा मारें। अब आप समझना इस बात को कि किसी क्वेश्चन से 5 किसी मतलब सब्जेक्ट के किसी एक टॉपिक से, आप समझना है किसी एक सब्जेक्ट के T1 T2 T3 और T4, ये 4 टॉपिक्स हैं। यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आते हैं 1 क्वेश्चन, यहाँ से आते हैं आपके 3 क्वेश्चन, यहाँ से आते हैं आपके फिर से 1 क्वेश्चन। ठीक है, आप सबको एक बराबर पढ़ने बैठे हो,
है ना, ये हिस्टोरिकल रीडिंग बता रहा हूँ, और ये भी आप ही का होमवर्क है। अगर कहीं से मिल जा रहा तो अच्छी बात है ना, लेकिन आप सबको एक बराबर टाइम दे रहे हो, सबको एक बराबर आप पढ़ोगे तो ये तो बेवकूफ़ी है ना मेरे दोस्त। जब यहाँ से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ इसको अच्छे से पढ़ो ना, इसको बहुत अच्छे से इसको प्रियोरिटाइज करो, ठीक है। तो यही रीज़न था मेरा, जो मैं उन 90 टॉपिक्स का आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है। प्रियोरिटाइज करना सीखिए, बस उसी को नहीं पढ़ना है। पहली बात तो ये नहीं बोल रहा मैं बस T1 ही पढ़ना है, लेकिन इसको ज़्यादा समय देना है, इसको ज़्यादा समय देना, उसके बाद इनको इन दोनों को बराबर समय दीजिए, ठीक है। तो ये अप्रोच रखिए अपना। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं काफ़ी कुछ समझा पाया हूँ, सिंपल अप्रोच बता पाया हूँ, और आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा, मैं एक टेस्ट सीरीज़ वाले पार्ट पे डील करूँगा, तो उस पर इसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।